जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस ए टू एट में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो लेक्चर 16 था उसमें कवर कर लिए था पहला चैप्टर हमारा साइंस का, जो कि था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। जो केमिस्ट्री का अपना सिलेबस रहने वाला है उसमें हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड सोल्ट अम्ल क्षार लवण, और तीसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो इसी के साथ साथ ही शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है। तो सोल्ट को तो हम बाद में समझेंगे, पहले एसिड और बेस को समझते हैं साथ। एसिड और बेस, ये होते हैं क्षारक और ये अम्ल। साथ ही जो एसिड होते हैं वो स्वाद में होते हैं खट्टे। क्या होते हैं साथी? खट्टे, श्योर, खट्टे। जैसे नींबू का रस, दही, ये खट्टे होते हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? एसिड की कैटेगरी में। वहीं पर अगर हम बात करें बेस की, तो साथी बेस होते हैं कड़वे, ये होते हैं बिटर। क्या होते हैं साथी? बिटर। दूसरी अगर हम बात करें तो साथी एक लिटमस पेपर होता है। इसके बारे में हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, पहले आप जान लीजिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो जो लिटमस पेपर होता है साथी, वो 3 कलर का होता है। ब्लू यानी नीला, रेड और पर्पल। नेचुरली जो इसका कलर होता है न्यूट्रल में, नेचुरल, वो पर्पल होता है साथी। क्या होता है? पर्पल। पर जो एसिड होता है, एक वर्ड याद करना है आप सभी को साथी, अनिल। क्या याद करना है? अनिल। ए मतलब एसिड, नी मतलब ब्लू, और एल मतलब लाल यानी कि रेड। तो एसिड क्या करता है साथी? ब्लू को रेड। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। वहीं बात करें बेस की, तो बेस इसका उल्टा होता है। वो क्या करता है? रेड टू ब्लू। क्या करता है साथी? रेड टू ब्लू। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देता है साथी? ब्लू में। किसमें चेंज कर देता है साथी? ब्लू में। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट अब आपको एक और चीज समझनी है, एक होता है पीएच स्केल्स। क्या होता है साथी? पीएच स्केल। बेसिकली इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हमें जो दे रखी है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसको हम पता कर सकते हैं भी कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। इसमें जो काउंटिंग लिखी होती है साथी, वो लिखी होती है 0 से 7 और फिर 14। तो इसको दो हिस्सों में बांट रखा है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको दो हिस्सों में बांट रखा है। ये हिस्सा है साथी एसिड का। क्या है? एसिड का। और ये है साथी बेस का। बेस ये है अम्ल का, और ये क्षारक का। ये है अम्ल का, और ये किसका है साथी? क्षारक का। तो 7 क्या होता है हमारा? 7 होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन। कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर 7 पीएच वैल्यू आती है, वह ना तो एसिड है ना बेस है, वो क्या है? न्यूट्रल। जैसे कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हमारा वाटर, पानी जिसको हम पीते हैं साफ, वो हमारा पीएच वैल्यू उसके 7 के अराउंड होती है। ठीक है साथी। बात करें एसिड की, तो जितना कम पीएच वैल्यू होगी, मान लीजिए जैसे 1.2 ये हमारे HCl की होती है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जो हमारे पेट में बनता है। इसके बारे में भी हम
उसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो HCl की 1.2 होती है, इस जो मतलब एसिड का काम क्या है, खट्टा होना। तो जितनी ज्यादा कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। तो इसकी जो पीएच रेंज होती है, अगर मैं आपसे पूछूं, वो कहाँ से कहाँ होगी? पीएच रेंज होगी साथी इसकी 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। और बेस की बात करें तो जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेस, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेस। इसके कुछ हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि इस बेस की इतनी पीएच वैल्यू होती है, इतना इस एसिड की इतनी। तो साथी मैंने क्या बोला कि बेस की जो पीएच रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी 7 to 14। कितनी होगी साथी? 7 to 14। नेक्स्ट चलते हैं, एक और चीज हमें समझनी है। जैसे कुछ एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं हम ना, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ही कर लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कुछ वीक एसिड और एक कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके दो एग्जांपल है साथी, एक तो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है साथी H2SO4। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है साथी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड। अगर किसी एसिड को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है तो वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल है, एक तो एसिटिक एसिड, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, CH3COOH। और एक है अपना ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर में पाया जाता है। जो टमाटर होता है ना साथी, उसमें हमारे यही एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है C2H2O4। बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो ये क्या है? KOH, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है साथी। वीक बेस की बात करें तो इसमें एक तो आ जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम एसिडिटी के ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं, और एक अमोनिया, अमोनिया जो कि होता है NH3। और एक हो जाएगा अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं MgOH ट्वाइस। या कैल्शियम हम हाइड्रोक्साइड का इस भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो ये हो गए साथ ही वीक बेस, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ये हो गए हमारे वीक एसिड और ये हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या देखोगे जो सभी एसिड है, जैसे मैं H2SO4 की बात करूं, जब इसको मैं पानी में डालूंगा, H2SO4 को हम पानी में डालेंगे तो ये H+ और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये H+ और Cl नेगेटिव इसमें ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही हम CH3COOH इसको पानी में डालेंगे तो ये H+
और CH3COO माइनस इसमें ब्रेक डाउन होता है। बात करें हम C2H2O4 की, तो ये भी अपना H प्लस और C2HO4 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सभी एसिड में क्या कॉमन है, H प्लस। क्या कॉमन है, H प्लस। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेस की, किसकी बात करें हम, क्षारक की, तो इसमें देखोगे आप NH3, इसमें तो अपना इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये बेस बनाया गया है, पर और सब में आप क्या देखोगे, OH कॉमन है। जैसे KOH है, इस ये ब्रेक डाउन होता है K प्लस और OH नेगेटिव, K प्लस और OH नेगेटिव। ऐसे ही NaOH है, ये ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस OH नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हो, बेस में क्या कॉमन है, OH नेगेटिव। क्या कॉमन है, OH नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो कौन सा आयन देता है, H प्लस। तो इट गिव्स H प्लस को साथ ही कभी हम ये भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन इन वाटर। ये क्या करता है, H प्लस H3O प्लस आयन इन वाटर क्या करता है, ये शो करता है। और ये क्या देगा हमें पानी के सॉल्यूशन में, इट गिव्स OH नेगेटिव इन आयन, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, इन वाटर। ये हमें जल में OH नेगेटिव आयन प्रदान करेगा। तो ये क्या हमारा कंपैरिजन है एसिड और बेस में। जैसे एसिड क्या होते हैं साथी, अगर हम रिपीट करें तो एसिड होते हैं सोर, खट्टे, और ये क्या होते हैं, बेस हमारे कड़वे। एसिड क्या होते हैं, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। एसिड की जो पीएच रेंज है साथी वो है 0 से 7। पीएच रेंज ऑफ बेस क्या है, 7 से 14। वीक एसिड दो के एग्जांपल ले तो एक है एसिटिक एसिड और एक है ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और इसका C2H2O4। स्ट्रॉन्ग एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। आप देखेंगे वीक बेस का एग्जांपल होगा अमोनिया NH3, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस, और स्ट्रॉन्ग बेस का KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप क्या देख रहे हैं कि सभी एसिड में H प्लस आयन हमारा कॉमन है, तो ये इसको जब हम किसी भी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो H प्लस या H3O प्लस आयन देता है। वहीं बात करें बेस की, तो बेस बेस कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। तो बेस की और एसिड की स्ट्रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, जितने ज्यादा आयन कंसंट्रेशन में उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है साथी, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं साथी डिटेक्टर्स के बारे में, कि भैया कैसे पता करें, डिटेक्टर मतलब सूचक जो हमें सूचना दे। तो अब हर तो बात तो नहीं है कि एसिड को हम टेस्ट करके बताएंगे हाँ ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो बेस है, नहीं। वो क्या नाम है, हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिटेक्टर्स, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई जो चीज हमें दे रखी है, कोई सॉल्यूशन हमें दे रखा है, वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डिटेक्टर्स यानी कि सूचक, डिटेक्टर मतलब कि सूचक। तो दो तरह के डिटेक्टर होते हैं साथी, एक होते हैं हमारे सिंथेटिक और एक होते हैं हमारे नेचुरल। एक तो सिंथेटिक मतलब केमिकल्स से बने होंगे, एक नेचुरल, नेचुरल मतलब प्रकृति का उनमें यूज किया गया होगा। तो सिंथेटिक का एग्जांपल है, एक तो है हमारा मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, और दूसरा है हमारा हमारा सॉरी फिनोप्थलीन। तो दो है, एक है मैथिल ऑरेंज और एक है फिनोप्थलीन। जो मैथिल ऑरेंज है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये नेचुरली क्या होगा, ऑरेंज कलर का। नेचुरली यानी हम ये लिख सकते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन में, मतलब कोई सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है और बेस है उसमें साथी, न्यूट्रल है तो वो होगा ऑरेंज कलर का। किस कलर का होगा साथी, ऑरेंज का। अगर जो सॉल्यूशन हुआ बेस,
या हुआ एसिड तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। बेसिकली बेस में ये हो जाएगा येलो, मतलब ये ऑरेंज से क्या बन जाएगा येलो, और एसिड में ये हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा साथी? रेड। ठीक है, तो एसिड में क्या हो जाएगा ये रेड, और बेस में क्या हो जाएगा येलो, और नेचुरली इसका जो कलर होता है न्यूट्रल अगर कोई चीज है तो उसमें इसका कलर रहेगा ऑरेंज। क्या रहेगा साथी? ऑरेंज। बात करते हैं फिनोप्थलीन की, तो ये कलरलेस होता है वैसे तो, ठीक है, पर अगर कोई चीज एसिड है, एसिड में भी कलरलेस होगा, मतलब न्यूट्रल और एसिड, अगर जो सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं वो न्यूट्रल है या एसिड है तो इसका जो कलर रहेगा वो कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा? कलरलेस। पर अगर बेस दे दिया हमें, बेस सॉल्यूशन, तो उस केस में ये अपना रंग चेंज करेगा और इसका रंग हो जाएगा साथी पिंक, टर्न्स पिंक, टर्न्स पिंक। तो ये दो हमारे पास क्या है? सिंथेटिक, मतलब कि कृत्रिम सूचक है। ठीक है, कौन कौन से? मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। अब हम चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह। सबसे पहले हमने पीएच लेटर पढ़ ही लिया था, वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, जिसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था, लिटमस पत्र। जो एसिड में क्या चेंज हो जाता था? अनील। एसिड में ये रेड बन जाता था, लाल। बेस में, बेस में ये ब्लू बन जाता था, और न्यूट्रल में ये पर्पल, न्यूट्रल में ये क्या रहता था? पर्पल। ठीक है साथी। उसके बाद और एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है अपना टर्मरिक। जो कि क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी। अब आप हल्दी, हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड होता है, इट कंटेन्स क्यूक्यूमिन। क्या होता है साथी? क्यूक्यूमिन, करक्यूमिन। हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, जो कि हमें हेल्प करता है किसी चीज को इंडिकेट करने, मतलब कि क्या वो बेस है या सो एसिड है, ये बताने में हमें करक्यूमिन हेल्प करता है। वो कैसे करता है अभी देखिए। हमारे पास एसिड और बेस, जब बेस होता है साथी तो बेस में इसका कलर बन जाता है रेड, यानी कि लाल। और जो एसिड होता है साथी, उसमें ये रहता है एसिड या न्यूट्रल, एसिड या न्यूट्रल। उस केस में इसका जो कलर है वो येलो ही रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड भी चला था, वो पानी में हल्दी छिड़क रही थी, वो रेड कलर की हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि हल्दी को अगर हम बेस में डालेंगे वो रेड कलर की हो जाएगी। इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, मतलब एक ग्लास ले लेना, उसमें ये कटोरी, उसमें पानी में सरफ डाल देना कोई सा भी, तो वो बेसिक हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना, वो रेड कलर की हो जाएगी। इसका यूज करके नकली खून भी बनाया जाता है, मतलब पिक्चर वगैरह में दिखाने के लिए, तो इसी का यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्या सभी जगह केमिस्ट्री है, देखिए इसकी ही केमिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, नकली खून भी बना सकते हैं, मतलब एक तरह से पिक्चर वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जिसके बारे में पढ़ना है, वो है हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब ये है गंधीय सूचक। क्या है साथी? गंधीय सूचक, मतलब इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी एक किसी कंपाउंड में, या तो वो एसिड में होगी या बेस में। तो इसमें तीन आ जाएंगे अपने, सबसे पहला ओनियन यानी कि प्याज, फिर वनीला, और जो तीसरा है अपना है वो साथी क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। इन सबको आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये कामयाब है चीजें या नहीं। ठीक है, तो हर एक के बारे में पढ़ते हैं, किसका ऑर्डर कब चेंज होगा। तो साथी इन सभी का ऑर्डर जब चेंज होगा, मतलब इनमें जो स्मेल आती है वो गायब ही हो जाएगी। इन तीनों में ये ऑर्डरलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथी? ऑर्डरलेस। कब होंगे? इन बेस, ऑर्डरलेस इन बेस। ये तीनों ही बेस में अगर हम इनको डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ऑर्डरलेस, मतलब इनमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ ये बेस है। अगर एसिड है तो जैसी इनकी शुरुआत में स्मेल थी वैसी की वैसी स्मेल रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साथी। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां हमने डिटेक्टर्स पढ़ लिया, सिंथेटिक और नेचुरल। कृत्रिम, सिंथेटिक मतलब कि कृत्रिम, कृत्रिम, और नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, प्राकृतिक। अब हमें पढ़ना है कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में, जो हमारे जो एसिड एंड बेस है वो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ।
साथ ही जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, उनका जो नेचर होता है वो साथ ही होता है बेसिक। वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो होंगे बेसिक, सॉरी एसिडिक। वो किस नेचर के होंगे? एसिडिक, अम्लीय। जैसे एग्जांपल, जो CO2 है वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। पर जो Na2O है, मतलब सोडियम ऑक्साइड, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? अपना बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। तो सबसे पहले हमने सीखना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड ऑब्लिक बेस। एसिड या बेस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं? तो साथ ही जो मेटल है, मेटल मतलब कि धातु, कोई भी धातु, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, वो रिएक्ट करके एसिड के साथ बनाते हैं सोल्ट प्लस H2 गैस। सोल्ट प्लस H2 गैस। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमारा Na2O है, Na2O, सोडियम, ये तो मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को जब एसिड जैसे कि KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा NaCl प्लस में H2 गैस निकलती है। और इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर देखिए, ये मेटल था, इसने एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो K2SO4 बनता है, प्लस में बनता है H2 गैस। H2 गैस, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगेगा? तो ये क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। बात करें हम मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस बेस, तो ये भी क्या देगा हमें? सोल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। पर ये बहुत ही लिमिटेड होती है, मतलब एक ही रिएक्शन है आपकी तो बुक में कि जिसके बारे में बता रखा है। ज्यादातर ये फिजिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ज्यादातर मेटल्स के साथ। ठीक है, तो ये किस मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल है? सोडियम के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, यानी कि ये बेस है, जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि मेटल, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। मेटल मतलब कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हमारा बनता है Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है साथी, अगर हम इसको बैलेंस करें तो O यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगेंगे। बाकी Zn तो एक ही है, ठीक है, ये हमारी हो गई क्या? बैलेंस। तो यही एक रिएक्शन है जो पॉसिबल है, और ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आ सकती है कि मेटल और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं, उसके एक केमिकल रिएक्शन लिखे हैं जो बैलेंस्ड होती है, ये उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करें साथी, तो ये सोल्ट प्लस, इधर लिख लेते हैं, प्लस एसिड, ये हमें देते हैं सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2, H2O, यानी कि वाटर। ये क्या देते हैं हमें? वाटर। अगर हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो ये हमें देते हैं सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको जब हम MHCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये देगा हमें NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ लगेगा 2, यहाँ लगेगा 2, और यहाँ तो 2 है ही, कार्बन एक ही है, बाकी ये अब हमारी क्या हो चुकी है? बैलेंस। क्या हो चुकी है साथी? बैलेंस। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट ने जब एसिड मतलब HCl के साथ, अम्ल के साथ अभी क्रिया की, तो सोल्ट लवण बनाया, जो कि हमारा NaCl था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, NaHCO3। इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वापस से यही NaCl प्लस में CO2
प्लस में H2O बनता है। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर H2 सारी बैलेंस है, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ज्यादा हाइड्रोजन क्लोराइड लेना पड़ा था, यहाँ हमें कम लेना पड़ा है। ठीक है, तो ये फर्क है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस पढ़ा, फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड की, और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक। तो जब हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस वाटर, यानी कि H2O। वहीं अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, क्योंकि एसिड और एसिड तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसकी जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट प्लस वाटर, दोनों में क्या मिल रहा है, सोल्ट और वाटर, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा, वो पढ़ेंगे हम। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, इसको जब हम बेस मतलब कि अपना क्या लेते हैं, NH, हाँ NH CO3, CuCO3 ले लेते हैं, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है। क्या है, बेस, क्योंकि इसमें क्या है, OH। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम Na2O की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो हमें मिलता है सोल्ट, मतलब कि NaCl प्लस में वाटर जो कि होता है H2O। बैलेंस करें तो यहाँ दो लगेगा, यहाँ दो लगेगा, और बैलेंस यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो गए ना, तो यहाँ पर भी दो करेंगे तो यहाँ पर लगेगा चार, चार, तो यहाँ पर भी लगेगा चार। अब ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है हमारी, बैलेंस। क्या हो चुकी है साथी, बैलेंस। तो हमने क्या पढ़ा, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं, और उनके एक एक एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है साथी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, उसका नाम है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हमें पढ़नी है। इसमें हम क्या करते हैं साथी, एसिड और सोल्ट, सॉरी एसिड और बेस, एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस में H2O, यानी कि लवण जमा में जल, यानी कि H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपने पूछे तो ये क्या करना है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल HCl, जो कि हमारा क्या है, एसिड, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं बेस NaOH के साथ तो हमें मिलता है सोल्ट, जो कि हो गया NaCl प्लस में वाटर H2O, और ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। क्या है साथी, बैलेंस। ऐसे ही अगर हम बात करें, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, KCl प्लस में H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस में H2O। तो ये दो एग्जांपल पढ़ लिया हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल प्रदान करते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और फिर ये एग्जांपल हमें लिख के आते हैं। ठीक है साथ ही, अगर मैं बात करूं एसिड, अगर मेरे पास मान लीजिए एसिड है सॉलिड फॉर्म में, एसिड है सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, उसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नो पासिस इलेक्ट्रिसिटी, ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और ना ही ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा।
एसिडिक बिहेवियर। अगर ये बिल्कुल सूखा है, क्या है, सूखा, मतलब ये बिल्कुल ड्राई है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एसिड है वो H प्लस आयन देता है या H3O प्लस आयन देता है, पर कब देता है? व्हेन मिक्स विद वाटर। व्हेन मिक्स विद वाटर मतलब इसको क्या करना पड़ता है? गीला। क्या करना पड़ता है? गीला। और इसी की वजह से ये क्या बनता है? एसिड। क्या बनता है? एसिड। तो जब तक इसको हम पानी में नहीं मिलाएंगे, सूखा होगा, तो ये कैसे एसिडिक नेचर शो कर सकता है? तो इसका एसिडिक नेचर से शो करने के लिए हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? एक एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनाना पड़ेगा? एक्वस सॉल्यूशन। और सेम फॉर बेस, यही सेम फंडा है हमारा बेस के लिए। बेस मतलब क्षारक के लिए। क्षारक भी जब ही केमिकल कंपाउंड मतलब वो बेसिक नेचर दिखाएगा जब वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है साथी। नेक्स्ट हमें चलना है डाइल्यूशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है अपना डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब कि तनुकरण। अब ये क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास दो गिलास है, ठीक है, 100 ml के हैं। ये दोनों गिलास क्या है? 100 ml के हैं। इसमें मैंने 20 ml नींबू का रस डाल दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने 20 ml नींबू का रस डाला, पर साथ में 80 ml पानी डाल दिया। 80 ml पानी डाल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन ज्यादा खट्टा होगा? ए या बी? ए या बी? तो आप सीधी सी बात है, आप बोलोगे भैया ये प्योर है एक तरीके से, इसमें ज्यादा एसिड है, तो ये क्या है? ए हमारा क्या होगा? खट्टा। तो यही यहीं से ही टॉपिक निकलता है डाइल्यूशन का। ए क्यों खट्टा है? क्योंकि ए है कंसंट्रेटेड। ए है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्रित। ये है हमारा सांद्रित, मतलब इसमें क्या है? परसेंटेज ऑफ एसिड इज मोर। इसमें परसेंटेज मतलब कितना एसिड प्रेजेंट है वो ज्यादा है। यहाँ पर 20 है, मतलब यहाँ तो 100% परसेंटेज है। अगर मैं बात करूं कि भैया प्योर ये एसिड है। अगर बात करें बी की, तो ये है हमारा डाइल्यूटेड। ये साथी हमारा क्या है? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब अपना तनुकृत। ये है हमारा तनुकृत। परसेंटेज ऑफ एसिड इज लेस। एसिड इज लेस मतलब कि जब हम एसिड में पानी मिलाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रफली एग्जांपल है, मेरे पास 100 क्या नाम है, 20 ml ये था, इसी का एग्जांपल लेते हैं। 20 ml, यहाँ पर 20 H प्लस आयन थे। 20 H प्लस आयन थे। परसेंटेज कितनी है? कंसंट्रेशन 100%। क्या है? 100%। पर अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 100 ml हो गया, क्या हो गया? 100 ml पर उसमें आयन तो 20 ही है ना, H प्लस तो 20 ही है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आएगी वो क्या आएगी? अपनी 20%। क्या आएगी साथी? 20%। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो ये हमारा कंसंट्रेटेड, ये हमारा डाइल्यूटेड। ये हमारा है सांद्रित, तो ये है हमारा तनुकृत। तो यहीं से ही फंडा निकल के आता है डाइल्यूशन। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी भी एसिड को अगर डाइल्यूशन करना है तो क्या कर देना? उसको पानी में मिला दीजिए। जितना ज्यादा आप पानी मिलाएंगे उतना ज्यादा वो एसिड क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड। क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड। मतलब कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस या OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एसिड या बेस। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, या तो ये घटेगा, या बेस है तो OH नेगेटिव घटेगा, आयन पर इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एसिड या बेस सॉल्यूशन। प्रति इकाई आयतन में H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में कमी को
तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण। समझ में आया? तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आयंस की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना। क्या होना? डिक्रीज। पर यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में, जो इसका तरीका है, डाइल्यूशन करने का मेथड है, वो ये है कि ऑलवेज पुट एसिड ड्रॉप वाइज इन वाटर। हमेशा अम्ल को बूंद बूंद कर कर पानी में मिलाना है। किस में मिलाना है? पानी में मिलाना है। अब ऐसा क्यों है? अगर आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, या आप अगर आप एकदम से डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमेशा क्यों बोला जाता है कि ड्रॉप वाइज ही डाला जाए, ये इसका उल्टा हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारा बहुत बार आ रखा है। इफ वी एड वाटर टू एसिड, हम क्या करेंगे? अगर पानी को एसिड में डालेंगे, द रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी, विल बी विल बी वेरी एक्सोथर्मिक। ये क्या होगी? रिएक्शन एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिससे रिएक्शन में एनर्जी निकले प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, जहां से वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होगी वेरी एक्सोथर्मिक, सो इट कैन डैमेज अपरेटस, जिस बर्तन में या जिस चीज में हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो, और इवन डेंजरस फॉर आवर स्किन। तो ये रिएक्शन होगी, बहुत डेंजरस होगी हमारे स्किन के लिए भी। तो अगर इसका मान लीजिए वो बर्तन टूट के वो हमारे ऊपर गिर गया सॉल्यूशन, तो वो हमारी एसिड की वजह से, तो आपको पता ही है स्किन क्या हो जाती है, जल जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत जगह इसका गलत यूज भी किया जाता है, जो कि करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि यदि हम जल में अम्ल डालेंगे, अम्ल डालेंगे, ओ अम्ल में जल, अम्ल में जल डालेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और बहुत अधिक ऊष्मा से हमारी त्वचा भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक। क्या होगा साथी? हानिकारक। समझ में आया डाइल्यूशन करने का तरीका, और हमेशा यही तरीका क्यों यूज करना चाहिए? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी आज के लिए इतना ही साथी। चल, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें, क्योंकि अब तो हमारे पास यही है कि कुछ महत्वपूर्ण हमें एसिड और बेस की पीएच वैल्यू के साथ ये जानना है कि वो किस में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद पीएच इन डेली लाइफ, और कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे वॉशिंग सोडा, क्या नाम, बेकिंग सोडा, ये सब। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।